हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एबीसी क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो है आपके आर्टिकल 12 से 35 का अंतर्गत संविधान के भाग 3 में आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के भी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन ये आपके ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य ज्ञान से लिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है। लगभग 50 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सारा क्वेश्चन का लेवल, और ये क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन आएंगे अगर ये वीडियो आप पूरे देखते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मौलिक अधिकार से, तो यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ठीक ना। कि यहाँ पे हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। डीप से डीप यहाँ पे आपको कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा आपका, ठीक ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आता है। आर्टिकल 12 से 35 तक ये आता है आपको। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये आप बहुत बार सुन चुके होंगे, फिर भी एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? तो मैग्ना कार्टा जो सबसे पहले लोगों के अधिकार के लिए इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित लिखित प्रपत्र जारी किया गया, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो लोगों के मौलिक अधिकार से संबंधित ये बात करता है, इसलिए ये भी हमारा भाग 3 जो है लोगों के मौलिक अधिकार का बात करता है, इसलिए भारत का इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। मौलिक अधिकार जो है हमारे 6 तरह के मौलिक अधिकार है यहाँ पे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपका 6 तरह के मौलिक अधिकार है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल अनुच्छेद 31 में था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया, जो कि अब भाग 12 300 आर्टिकल 300A में या 1 में इसको रखा गया है, ठीक ना। विधि या कानूनी अधिकार के तौर पर इसको रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 1978 में इसको हटा दिया गया। तो आर्टिकल जो आता है हम लोग का 12 से 35 तक आता है, लेकिन हम लोग जनरली 14 से 18 ही पढ़ते हैं, तो ये 12 और 13 भी हम लोग के लिए जरूरी हो जाता है। 12 जो होता है वो राज्य के परिभाषा को बताता है। क्या बताता है आपको? राज्य के परिभाषा को बताता है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा का मतलब कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो सारा चीज इसमें बताया गया है। जैसे कि संसद हो जाएगा, भारत सरकार, आपका विधानमंडल, विधान परिषद, तो ये सारा चीज राज्य के अंतर्गत आपका आता है परिभाषा में। 13 नंबर आपका आर्टिकल बताता है कि संवैधानिक विधि, कोई संवैधानिक विधि है और मौलिक अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार, ठीक ना। संवैधानिक विधि और मौलिक अधिकार के बीच अगर टकराव उत्पन्न होता है, टकराव कहने का मतलब कोई संवैधानिक विधि बनाया गया जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है, जो मौलिक अधिकार का विरोध करता है, ठीक ना। तो उस केस में क्या होगा? मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दिया जाएगा और ये संवैधानिक जो विधि आपका बना था उसको शून्य मान लिया जाएगा, ठीक ना। तो ये आपको आर्टिकल 13 बताता है। आर्टिकल 14 से 18 जो है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी है आपका। तो अनुच्छेद 14 में बताता है कि विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष सब कोई क्या होता है? समान होता है। कानून सबके लिए बराबर होता है। आप सुने होंगे, आप देखे होंगे मूवी में या कहीं पे, जो कानून जो अदालत में सुनवाई होती है, एक पट्टी बना होता है, उस जो लगे होते हैं कानून की देवी जो माना जाता है, उस उनके आंखों पर पट्टी बना होता है। कहने का मतलब कि वो ये दर्शाता है ना कि कानून के समक्ष यानी सभी के सभी जो भी लोग हैं पूरे, वो सभी समान है। लेकिन आर्टिकल 361 आपको ये बताता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में ये लागू नहीं होता है, ठीक ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान इस पे कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति
और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान इन पे कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको आर्टिकल 361 ध्यान में रखना है। तो 14 नंबर 15 हो गया। 15 है नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, जाति के लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के विरोध, किसी में भेदभाव ये नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 बताता है। अब आता है हम लोग का संविधान का संशोधन, आपका याद होगा एक, तो वो एक केस हुआ था आपका 1950 में, आपका चंपक दोराई राजन केस, ठीक ना। उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, चूंकि ये आर्टिकल 15 से रिलेटेड है तो ये क्वेश्चन इस पे मिलेगा आपको, तो इसलिए हम इस पे बात कर लेते हैं। चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्यवाद, ठीक ना। इसमें एक ब्राह्मण महिला थी चंपक दोराई राजन, ठीक ना। तो उस टाइम पे क्या था कि आरक्षण का फॉर्मूला था, ठीक ना। आरक्षण आपको पता ही है कि क्यों आरक्षण लगा जाता है कि जो सभी को शिक्षित किया जा सके, ठीक ना। शिक्षा के उत्थान के लिए हम लोग ये कार्य ये किया गया था। तो आरक्षण का फॉर्मूला उस राज्य में लागू था, मद्रास राज्य में, ठीक ना। 1927 के अनुसार एक आदेशानुसार था उस राज्य का, ठीक ना। 1927 के अनुसार उस राज्य में शिक्षा का आरक्षण लागू था कि मान लीजिए एक मेडिकल कॉलेज था, ठीक ना। उस मेडिकल कॉलेज में इसी के आधार पर इस आपका 1927 का आदेशानुसार के आधार पर उसमें ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण के लिए 6 सीट था और 2 सीट था पिछड़े हिंदू के लिए, 2 सीट था ब्राह्मण के लिए, 2 सीट था हरिजन के लिए, 1 सीट था मुस्लिम के लिए और 1 सीट ईसाई समुदाय के लिए। यानी 14 सीट में से ये सीटों का बंटवारा इससे किया गया था, ठीक ना। तो जब चंपक दोराई राजन वहाँ पे मतलब जो गई, तो उनका जब एडमिशन का बात आया तो उनसे बोला गया कि यहाँ पे सीट मतलब कि जैसे कि मान लीजिए ये ब्राह्मण थी तो ब्राह्मण का सीट फुल हो गया, लेकिन अन्य कोई मान लीजिए यहाँ पे मुस्लिम समुदाय हो गया, हरिजन हो गया, हिंदू में सीट खाली है, ठीक ना। उसमें सीट खाली है लेकिन इनके समुदाय का जो था ना, ब्राह्मण के समुदाय का, उनका सीट फुल हो गया था। तो इनसे बोला गया कि यहाँ पे ये सीट फुल हो गया है। तो वो बोलती हैं कि इनके अनुसार ये बोला गया आर्टिकल 15, ठीक ना, के अनुसार बोला गया कि मतलब कि यहाँ पे भेदभाव का बात आ गया, ठीक ना। तो इन्होंने अब क्या किया कि अनुच्छेद 226 के तहत आप क्या कर सकते हैं, अपने मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है आप तो उच्च न्यायालय में आप हाई कोर्ट में, राज्य के उस हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं, ठीक ना, चुनौती दे सकते हैं कि आपके मूल अधिकार का हनन होता है। ये भी हम लोग बात करेंगे इस पे भी। तो 226 के तहत, ठीक ना। तो 226 के तहत वो क्या करती है, उच्च न्यायालय मद्रास में चुनौती दे देती है, क्योंकि आर्टिकल 15 बोलता है कि मूल जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये चीज भेदभाव हो रहा था, ठीक ना, मतलब हो नहीं रहा था, वहाँ पे आरक्षण था तो उसके अकॉर्डिंग वो कॉलेज का मेडिकल कॉलेज काम कर रहा था। लेकिन उनके अनुसार वो संविधान तो लागू हो चुका था, ठीक ना। तो संविधान लागू हो चुका था तो हमको इस चीज का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने इसका मांग किया, तो अपने मौलिक अधिकार 15(1) लागू करने की मांग की, ठीक ना। 15(1) जो बताता है वही मूल जाति धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो मद्रास सरकार डीपीएसपी का तर्क देते हुए कहता है कि किसी भी दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजातियों और शिक्षा और धर्म से संबंधित हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी के उनकी रक्षा करेगा। अगर कोई दुर्बल वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो प्रावधान किया गया है उनके उत्थान के लिए, तो उसकी रक्षा करेगा। ये डीपीएसपी का आर्टिकल 46 आपको बताता है, ठीक ना। तो उसको उन्होंने इस चीज को बताते हुए, अनुच्छेद 46 को बताते हुए मतलब कि डीपीएसपी का तर्क देते हुए उस चीज को कैंसिल कर दिया। उन्होंने
आर्टिकल 15(1) का दिया था कि 15(1) के अनुसार मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो रिट जारी कर सकते हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अपना अपील दायर कर सकते। तो उन्होंने किया कि मेरा मौलिक अधिकार का विरोध हो रहा है, लेकिन उसके काउंटर में मद्रास सरकार क्या बोलती है कि डीपीएसपी में लिखा गया है कि, तो अब देखिए वही आर्टिकल 13 का बात आ गया, 13 का जो हम लोग बात कर रहे थे, तो काउंटर आ रहा है हम लोग का यहाँ पे हो रहा है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में, ठीक ना। तो बहुत जगह पे काउंटर हुआ था डीपीएसपी और मौलिक अधिकार में। तो यहाँ पे वो बोला गया कि दुर्बल वर्ग और विशिष्ट अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए ये कार्य किया जाएगा, जो कि उनकी सामाजिक अन्याय से बचाएगा और सभी मतलब विपरीत से उनकी रक्षा करेगा, ठीक ना। तो ये चीज आपको डीपीएसपी का तर्क देते हुए मद्रास सरकार ने उनसे कहा, ठीक ना। इस भाग के अंतर्गत तत्वों को लागू होना आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि डीपीएसपी की महत्वता देता है, डीपीएसपी के बारे में बताता है। ये डीपीएसपी आपको पढ़ना है इसके बाद, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच आता है ना। तो ये आता है भाग आपका 4 में। तो डीपीएसपी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये दो अनुच्छेद आए थे 46 और 37, तो उसको देख देते हैं। ये बताते इस भाग में अंतर्विशिष्ट तत्वों को लागू होना, इस भाग में अंतर्विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। यानी कोई भी न्यायालय, जैसे कि ये यहाँ पे तो आरक्षण का बात हो रहा है कि मिलेगा अनुसूचित जनजाति और जो भी दुर्बल वर्ग है उनके, और ये बोलता है कि 37 बोलता है कि किसी भी न्यायालय द्वारा इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बोला इसको कि ये चीज हम लोग नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट डीपीएसपी में ये दो चीज लिखा होगा। डीपीएसपी 46 में कोई चीज अगर लिखा हुआ या कोई भी आर्टिकल में लिखा हुआ, 37 बताता है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। अब जाता है ये बात सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में ये बात जाता है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी देता है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है आर्टिकल 15 को क्या करता है, वो प्रायोरिटी देता है। और पहला संविधान संशोधन होता है आपका, और अनुच्छेद 4 जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन करके अनुच्छेद आपको 4 जोड़ा जाता है, जो कि अनुच्छेद 4 आपको बताता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक, अनुच्छेद 4 आपको बताता है कि राज्य के द्वारा, यहाँ करते हैं 15 का 4 जो है, ठीक ना। पहला संविधान संशोधन होता है आपको, इसमें बताया जाता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, लोगों तथा अनुसूचित जाति जनजाति तथा जनजाति के उत्थान के लिए किए गए उपायों को समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। उपायों को समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अधिकारों को उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोलती है कि वो प्रायोरिटी देती है किसको, मौलिक अधिकार को। डीपीएसपी को, चूंकि डीपीएसपी में बात लिखा था वो, तो उस चीज को वो काटती नहीं है, लेकिन वहां पे एक आर्टिकल ऐड कर देती है, आर्टिकल 15 का 4। और वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि डायरेक्ट बोलता है कि जो भी कोई राज्य जो आरक्षण का बात करता है किसी दुर्बल वर्ग के उत्थान के लिए, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली किया गया कि उसको ये समानता का अधिकार भी उसको नहीं कर सकता है। तो ये बात मौलिक अधिकार में आ गया, यानी
ये फंडामेंटल राइट में ऐड हो गया, तो अब तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है ना, तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड हो गया। तो पहला चंपा दोराई राजन केस बना, अपना मद्रास केस हुआ था, जो इसमें पहला संविधान संशोधन करके आपको आर्टिकल 15 जोड़ा गया था। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, इसलिए हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग बात कर लिए। चलिए 16 नंबर है जो वो बात करता है लोक नियोजन के अवसर की समानता। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है सभी नागरिकों को राज्य के अधीन नियुक्ति जो होगा रोजगार का अवसर को समान समानता दिया जाएगा, ठीक ना। तो समान अवसर मिलेगा सबको, समान अवसर दिया जाएगा सबको आपको किसी भी नियुक्ति में, लोक सेवा नियुक्ति में। अपवाद में आपको ध्यान रखना है कि जो ये छूट दिया जाता है 5% 10%, वो उसको अपवाद में इसको आपको लेके चलना है, ठीक ना। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत बताता है, छुआछूत जो होता है वो आपको बताता है, दंडनीय अपराध है आपका, तो इस चीज को रोक के लिए वो बताता है आर्टिकल 17। 18 बताता है उपाधियों का अंत, यानी जैसे महाराजा, राजा, लॉर्ड, जॉर्ज जो भी आपके पहले लगते थे आपके नाम से पहले, तो वो सारी उपाधि का अंत कर दिया गया, ठीक ना। तो उस चीज को आप नहीं, उपाधि कोई भी अपने नाम से पहले यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अनुच्छेद 19 है आपका, ये बताता है आपको स्वतंत्रता का अधिकार हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार 2, जो कि 19 से 22 के बीच के अंतर्गत आता है। 19 वही बताता है आपको 7 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जनरल अभी तो 6 हो गया आपका। संपत्ति का अधिकार ये हटा दिया गया है आपको। तो पहला भाषण की स्वतंत्रता देता है, ठीक ना। सूचना के अधिकार देता है, जो कि आर्टिकल ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, 12 अक्टूबर 1905 में जोड़ा गया था आपको आरटीआई, सूचना का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता भी बाद में आपको, मीडिया की स्वतंत्रता भी जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल क में आता है, ठीक ना। ख नंबर में आता है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के सम्मेलन किया जा सकता है। सिखों का ये अपवाद आपको है, कटार धारण करने का अधिकार जो है, ये अपना सम्मेलन कटार धारण करके धार्मिक ये रिलीजियस आप है, इसलिए इसको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक ना। तो ये आपको ये कर सकते हैं, नहीं तो अन्य व्यक्ति जो है वो अस्त्र शस्त्र के बिना सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक ना। ग नंबर है संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक ना। पुलिस संगठन बल ये नहीं बना सकते। 19 घ है बिना बाधा के घूमने फिरने की स्वतंत्रता है। व्यापार आजीविका के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। 11 नंबर है आपका। 6 नंबर है आपको अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं। जबकि अपवाद जम्मू कश्मीर था, तो ये भी आपको हटा दिया गया, जहाँ यहाँ पे 370 लागू था, यहाँ पे आप नहीं रह सकते थे अस्थायी रूप से कोई भी भारत के दूसरे राज्य से व्यक्ति जाके, लेकिन अब जाके रह सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, क्योंकि 370 हटा दिया गया है आपका। 20 नंबर है आपका आर्टिकल अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, ठीक ना। 20(1) है किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक लागू कानून का उल्लंघन न किया हो, ठीक ना। जो कानून आपके सब कानून जो होगा, मान लीजिए कोई दोष कर, जैसे कि मान लीजिए साइबर क्राइम हो गया, पहले साइबर क्राइम नहीं था आपका, ठीक ना। तो साइबर क्राइम संविधान में तो या कानून में था ही नहीं कि ये क्राइम होता है, इसके लिए इतना दिन की सजा है। तो वो कानून जब तक लागू नहीं होता है, तो साइबर क्राइम कोई करता है तो उसको कानून, उसको अपराधी नहीं ठहराया गया। लेकिन जैसे ही साइबर क्राइम जो है वो कानून में डाल दिया गया, तो अब कोई अपराध करेगा तो वो उसको अपराधी ठहराया जाएगा, ठीक ना। किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया करता है तो उसको दंडित किया जाएगा, कितने दिन के लिए दंडित किया जाएगा, वो सारी चीज आपको कानून में लिखा गया, तो वो दंडित किया जाएगा किसी भी अपराध के लिए। किसी व्यक्ति के स्वयं विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। कोई व्यक्ति अगर अपराधी नहीं है और उससे आप जबरन उसको गवाही नहीं दिला सकते हैं अपने विरुद्ध, ठीक ना। तो ये आर्टिकल 3 बताता है कि अपने विरुद्ध की कोई भी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता है गवाही देने से। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी ये आर्टिकल 2 जो है दैहिक स्वतंत्रता और अपराध के संबंध में संरक्षण जो बताता है, और दैहिक स्वतंत्रता 21 बताता है, तो वो आपको
आपको दोनों निलंबित नहीं किया जा सकता है। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक ना। इसमें आर्टिकल 21 का 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य रूप से प्राथमिकता शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। ये आपको आर्टिकल 21 का के अंतर्गत आता है, ठीक ना। 46वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा 1 अप्रैल 2000 को से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ये चलिए अनुच्छेद 22 जो है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोध विधि भी शामिल है, ठीक ना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे, यानी जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं उसको उसका कारण बताने होंगे, क्यों गिरफ्तार हो रहा है। उसे वकील से वो अपना परामर्श ले सकता है। 24 घंटे के अंतर्गत उसे कोर्ट में न्यायालय के सामने पेश करना होगा। ये सब लिखा है। अवकाश या जो भी ट्रैवलिंग का टाइम है उसको नहीं काउंट करना उसमें, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला है हम लोग का आर्टिकल मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हो जाएगा आपको, जो कि 23 से 24 है आपका। ये बताता है 23 नंबर, इसमें मानव का अवैध व्यापार, दास प्रथा तथा बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, ठीक ना। 23 क्या बताता है आपको, तो 23 के अंतर्गत इसमें अवैध व्यापार, दास प्रथा, ठीक ना, बेगारी, काम करने के बदले पैसे नहीं देना। बेगारी का मतलब होता है काम करने के बदले पैसे ना देना, ठीक ना। तो ये सबके पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया, ठीक ना। ये आर्टिकल अनुच्छेद 23 आपको बताता है। 24 है आपको, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के उद्योग धंधों काम पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक ना। 14 वर्ष से कोई कम उम्र का बालक है, यानी बाल श्रम के विरुद्ध ये निषेध के बारे में बताते हैं आर्टिकल 24। चलिए इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 35 से 28 से 25 से 28 है। 25 के अंतर्गत आता है कि आप आधार पर धर्म मानने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता है। 26 बताता है माने गए धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता है, आप जो भी धर्म मानते हैं उसको प्रबंध कर सकते हैं। चलिए 27 से राज्य किसी भी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगेगा, यानी कोई भी धार्मिक संस्थान है तो उस पर कोई कर, अभिवृद्धि पर कोई कर आपको नहीं लगाया जाएगा, ठीक ना। 28 बताता है सरकारी वृत्त घोषित विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यानी सरकारी कोई विद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक ना। लेकिन विन्यास ट्रस्ट यानी कोई ट्रस्ट है द्वारा स्थापित विद्यालय में प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर कोई ट्रस्ट से द्वारा विद्यालय बनाया गया है तो वो अपने धार्मिक शिक्षा में उसका शिक्षा धर्म से रिलेटेड शिक्षा दे सकता है, लेकिन सरकारी विद्यालयों में ये नहीं किया जा सकता है। अगले है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 से 30 है। ये अधिकार अल्पसंख्यकों के वर्गों को प्राप्त है आपको। 29 जो है राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है। 30 है भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा हेतु अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी पसंद की शिक्षण संस्था की स्थापना करने का अधिकार है, यानी आप शिक्षण संस्था अपने पसंद से स्थापित कर सकते हैं, इसका अधिकार आपको दिया गया है, ठीक ना। चलिए संवैधानिक उपचार, जो कि इसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि आप इसके अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने जैसे कि चंपक दुराई राजन केस में आपका हुआ था, ठीक ना, कि मौलिक अधिकार का हनन के पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी थी, ठीक ना। तो आप अपने मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसको रिट बोलते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षकरण, पहला क्या है आपको हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिजन, सेरिसरियो, क्यू वारंटो। तो ये 5 तरह के आपको क्या है
आपको इसको रीट बोला जाता है, ठीक ना। तो संवैधानिक उपचार है। पहला है आपको हैबियस कर्पस, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कि हैबियस कर्पस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। यह नागरिक अधिकार को सर्वोत्तम रीट है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे में न्यायालय बंदी बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है, ठीक ना। तो ये बोला जाता है कि कोई व्यक्ति को बंदी बनाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर आपको कानून के सामने पेश करना होगा, सशरीर उपस्थित करना। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके बाद है परमादेश, जिसको मैंडेमस बोलते हैं। इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायालय द्वारा किसी भी पदाधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी है, आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक ना, या कोई सरकार है कोई काम नहीं करे, तो आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध आप उसको परमादेश, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उसको यह आदेश दे सकता है, रीट जारी कर सकता है कि आप अपने दायित्वों का पालन करें और इसे करने से इनकार न करें, ठीक ना। तो ये परमादेश हो गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट दे सकता है किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी को। आपको याद रखना है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये रीट जारी नहीं किया जा सकता है। फिर वही बात आ गया आपका, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध आपको ये परमादेश का रीट जो है जारी नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए, तीसरा है आपको प्रतिषेध मना करना, मना कर देना, ठीक ना। तीसरा है प्रतिषेध, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोहिबिशन। उच्चतम न्यायालय निचतम न्यायालय को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है, ठीक ना। हाई जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिशस न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना कर सकता है, ठीक ना। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यूनतम न्यायालय को मना कर सकता है कि आप अपने अधिकृत सीमा से बाहर जाके कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया प्रतिषेध। अगला है उत्प्रेषण सॉरी, जिसको बोलते हैं मंगा लेना। उच्चतम न्यायालय किसी निचतम अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है, ठीक ना। ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन उत्प्रेषण में क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई अगर कानून कोई मामला है तो उसको अपने पास मंगा सकता है निचतम न्यायालय हाई कोर्ट से, ठीक ना। इसके बाद बन गया आपको अधिकार परीक्षा की वारंटो। इसका अर्थ है कि यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से बैठ जाता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति है अवैध रूप से किसी जैसे कि आजकल तो ये है कि कोई अवैध रूप से किसी सीट पे बैठ जाता है, ठीक ना। तो उस सीट पे बैठ गया, तो जो ये व्यक्ति का सीट था, जो किसी कारण लोभ लालच देकर अधिकारी को ये यहाँ से इसको हटा के ये बैठ जाता है, तो ये व्यक्ति जो है इस पे की वारंटू रीट जारी कर सकता है, ठीक ना। तो ये आपको ये रीट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। जो इसे प्राइवेट हो उसमें नहीं हो सकता है, लेकिन आपका ये चीज आपको सरकारी विभाग में ये लागू हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सीट पर बैठ जाता है तो वो क्यों रीट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसका उच्चतम न्यायालय में अपना क्या बोल सकते हैं, इसको रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय इसको क्या बोल सकता है कि अवैध रूप से आसीन व्यक्ति को यहाँ से हटा सकता है, ठीक ना। तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। अब चलिए, ये हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, मतलब टॉपिक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है पहला, आपको क्वेश्चन करेंगे। हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। काफी इजी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। भाग 3 12 से 35 आपको आता है आर्टिकल। भाग 2 नागरिकता है। भाग 4 डीपीएसपी है आपका, ठीक ना। चलिए, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। वही मूल अधिकार से आपका मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। तो सबसे पहले संविधान लागू हुआ था अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है आपको 12 से 35, 12 से 35, ठीक है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो ये आपको भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार के बारे में हमारा बताता है, ठीक ना। चलिए, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि, तो ये आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। न्यायालयों के द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्रकृति और अपरिवर्तनीय अधिकार है। न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय ये तो नहीं होगा, आपको न्यायालय द्वारा तो परिवर्तनीय नहीं होता है ये आपका। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र का अनुरूप ये भी नहीं है आपका। सरलता से संशोधनीय नहीं है। तो आपका ये जो हो जाएगा मूल अधिकार, आपका मूल अधिकार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये आपको व्यक्तिगत प्राकृतिक रूप से एक अधिकार दिलाते हैं, प्राकृतिक और अपरिदेय अधिकार दिलाते हैं, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद शामिल हैं? तो आपको 12 से 35 तक आपको काउंट कर लेना है कितना अनुच्छेद है आपके। तो इसमें अनुच्छेद है आपके 24, ठीक ना। तो टोटल 24 अनुच्छेद आपके अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 थे। अब कितने हो गए हैं? तो अब हो गए हैं 6 आपके, है ना। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार कितना प्राप्त है? तो वर्तमान में 6 है, प्रारंभ में 7 थे। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो मौलिक अधिकार आपको पता ही था कि मूल संविधान का ही हिस्सा था ये आपको। तो मौलिक अधिकार जो हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो ये आपका हो जाएगा मूल अधिकार जो है परिवर्तनीय हो सकता है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक तत्व भी नहीं है, मूल कर्तव्य भी नहीं है आपके। तो मौलिक अधिकार मूल अधिकार में अगर कोई जैसे आर्टिकल 15(4) आपको जोड़ा गया, ठीक ना, तो ये हो सकता है आपका। तो परिवर्तनीय है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 12 नंबर है आपका, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है आपके। तो वो उच्च न्यायालय द्वारा भी रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय भी, ठीक ना। तो उपयुक्त ऑप्शन 2 और 3 दोनों हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कर सकता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है आपको? तो आपको लिखना है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री ये नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? हाँ, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से प्रदान किया जाता है। तो ये आपको है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक ना। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो वो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी सुनवाई का प्रावधान करता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है आपको? तो आपको पता है कि संशोधन कैसे हो सकता है। तो वही लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, तो वही आपका संसद आता है ना। तो ये सारे संसद के अंतर्गत आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा संसद। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को आपको निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, ठीक ना। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो ये आपके ऑप्शन है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का प्रवर्तक, संविधान के उल्लंघन के संरक्षण। तो ये आ जाएगा केंद्र और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिराज्यता में, मतलब दोनों सुनवाई कर सकता है, दोनों के बीच आते हैं। ये आपके मूल अधिकार आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका संरक्षण करता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा ना तो आप बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक ना।
तो ये क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा देखना है ध्यान से। ये आपको हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण जो करता है वो राष्ट्रपति आपको करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सॉरी राष्ट्रपति नहीं, न्यायपालिका, सॉरी ये न्यायपालिका करता है आपको, क्योंकि रीट इसी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। तो ये न्यायपालिका द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो निलंबन का आदेश जो है आपको राष्ट्रपति दे सकता है, ठीक ना। निलंबन का आदेश जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है, ठीक ना। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो आपका संसद लगा सकता है, ठीक ना। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो आपके संसद लगा सकता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना नहीं हो सकता है। आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ठीक ना। 22 नंबर है आपका, अधिकारों को परिवर्तनीय करने की शक्ति प्राप्त है उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये तो हम लोग पहले देख चुके थे। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है, तो ये आपका हो जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक ना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। वहीं जैसे आपातकाल लगाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है ना, तो आपातकाल के दौरान आपके मूलभूत अधिकार जो है वो निलंबित हो जाते हैं 20 और 21 को छोड़ के, ठीक ना। 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य की कृति विरुद्ध गारंटी है। राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी होता है, यह आपको राज्य गारंटी देता है, ठीक ना। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये आपको संविधान के भाग 3 में सूचित है, सही है आपका। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। क्या बोला है? भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार, ठीक ना। राज्य के कृति के विरुद्ध एक गारंटी है, तो ये तो सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी सही है ना। हाँ, ये सामाजिक आर्थिक, तो ये नहीं देता है आपको, सामाजिक आर्थिक आपको नहीं देता है, ये आर्थिक रूप से ये स्वतंत्र आपको अधिकार नहीं देता है। यूएसए में अधिकार से बिल ये नहीं है, तो आपका 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आपको पता है 14 से 18। 14 है कानून की समानता देता है, 15 मूल जाति धर्म के आधार पर स्वतंत्र देता है, 16 आपको क्या देता है? लोक समानता देता है, 17 अस्पृश्यता बोलता है, छुआछूत, 18 जो है उपाधि का अंत है, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? आपका आर्टिकल 14, ठीक ना। कानूनी समानता ये प्रदान करता है। अगला है 27 नंबर आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? समान वेतन समान कार्य के लिए तो आपको डीपीएसपी में भी बोला गया था ना। यहाँ पे मौलिक अधिकार में किसमें शक्ति प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 14, 15 और 16, ठीक ना। 14, 15, 16 को मिलाकर अगर देखा जाता है ना, ये समान कानूनी बात करता है, आपको मूल जाति धर्म वाला है, लोक नियोजन, ठीक ना। तो ये तीनों को अगर मिला के आप देखते हैं ना, तो समान वेतन समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार को ये परिभाषित करता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। 27 नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। वैसे डीपीएसबी में भी आपको है समान वेतन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 36 में बोला गया है, ठीक है। डीपीएसपी नहीं, ये 39 में आपको बोला गया है, ठीक है। 39 में ये बोला गया है, आर्टिकल 39 में समान वेतन के लिए समान कार्य, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है, तो ये आर्टिकल 14 हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से रिलेटेड है, तो 17 हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता वही 17 किसी भी व्यवहार करता है, 17 हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए समानता ये बताता है, ठीक ना। अगला है 32 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरणों का प्रदान किए जा सकते हैं, तो 18, यानी जो भारत रत्न, भारत पद्म विभूषण, ये आप लगा इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अन्य जो है उपाधि आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 18। चलिए, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपको सिविल अधिकार अधिनियम नहीं, भेदभाव संरक्षण अधिनियम नहीं होगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये आपको याद रखना है, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बोला गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार। तो ये आ रहा है समानता का अधिकार हो जाएगा ना, तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में अनुच्छेद में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है, तो देखिए 14, 15, 16 एक वर्ग में आते हैं, डी स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार 19, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया गया है, बोलिए। तो ये हो जाएगा लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। संविधान का अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की, ठीक ना, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक ना। तो ये प्रतिबंध आपको लगाया गया है लोक व्यवस्था में, लोक व्यवस्था के लिए प्रतिबंध लगाया गया था ना, सदाचार और आपका धर्मनिरपेक्षता, स्वास्थ्य। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो ये किया गया था 15 का 4, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अस्पृश्यता, विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता। तो ये आपको हो जाएगा भेदभाव के विरुद्ध स्वतंत्रता के विरुद्ध, ठीक ना। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता वही आर्टिकल 19A में आपको जोड़ा गया था, समाचार मीडिया प्रेस आपको जोड़ा गया, ठीक ना। और आरटीआई भी जो कि 1905 में जोड़ा 2005 में जोड़ा गया था, ठीक ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी आंतरिक है। अनुच्छेद अभी हम लोग बात किए थे 19 के ए में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंधित अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको होती है, 6 प्रकार की होती है, ठीक ना। ये हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्तित है, तो 19 से 22, ठीक ना।
अनुच्छेद में 19 में वर्णित निम्नलिखित में किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिक को, उपयुक्त सभी को। तो आपके 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल भारतीय नागरिक को, ठीक ना। क्योंकि भारत में व्यक्ति अगर जन्म लेता है और वो दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब तो उसको ये सब नहीं मिल पाएगा, ठीक ना, 19 जो होगा। तो इसलिए केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है आर्टिकल 19 आपको। 43 नंबर है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका, केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका। कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध ये क्या करता है? आपको संरक्षण प्रदान करता है। भारत का संविधान निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, ये आपको रिपीट हो गया, 19 निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ये तो नहीं है। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये है आपको पहला आर्टिकल 19(1). विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, ये भी नहीं है आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये है भाषण स्वतंत्रता, है ना। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, 19 में आता है ना, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? व्यवसाय करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो आपका हो जाएगा ये हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है आपका। 48 नंबर है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के संबंधित अधिकार के संरक्षण को प्रदान करता है, ठीक ना। तो ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 21 में बहुत सारा चीज दिया गया है, ठीक ना। तो विदेश यात्रा को ये भी आपको देता है, ठीक ना। आर्टिकल 21 जो कि दैहिक स्वतंत्रता बताता है ना, तो वो आपको विदेश यात्रा का ये बताते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह हम लोग बात नहीं किए थे, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको इस चीजों को, जो छूट गया था उन चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है। निम्नलिखित व्यक्तियों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहला नंबर है, इसके वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये तो बात सही है आपका, ठीक ना। उसकी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के उल्लंघन होगा, इससे आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी आपका हो सकता है, ठीक ना। तो ये दोनों हो सकता है आपका। तीसरा है, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि को बंद नहीं है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि उपबंध नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज नहीं होगा आपका। यानी पूछा गया था हम लोग किसी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि। तो दो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। और भी क्वेश्चन इसमें है, तो उस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किस तरह के वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आवास का अधिकार है आपको, विदेश यात्रा का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है। तो ये तीनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपके 50 क्वेश्चन हो गए और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सारे मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और इसमें टॉपिक के बारे में भी हम लोग बात किए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।